न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी सूरज की बेपनाह ताकत को जमीन पर काबू करना। लेकिन एक ऐसे रिएक्शन को प्रोग्राम कैसे किया जाए जो पलक झपकने से भी लाखों गुना तेज हो? आइए आज इसी नाकाबिले यकीन चैलेंज के पीछे छुपे कोड और टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आज के सफ़र का खाका कुछ यूं है। हम सबसे पहले समझेंगे कि रफ्तार का मसला आखिर है क्या, फिर इसको कंट्रोल करने वाले सिस्टम पर नज़र डालेंगे। उसके बाद एक शॉट की मंसूबाबंदी और अमल दरामद का जायजा लेंगे और आखिर में इस सब के पीछे की फिजिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल, फ्यूजन को कंट्रोल करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब इसकी नाकाबिले यकीन रफ्तार में छुपा है। फ्यूजन का पूरा अमल एक लम्हे में हो जाता है, और हम यहाँ सेकंड्स की बात नहीं कर रहे बल्कि माइक्रो सेकंड्स की, यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। इस रफ्तार को समझने के लिए ज़रा ये मुवाजना देखें। एक इंसान को किसी चीज़ पर रद्द-ए-अमल देने में तकरीबन 2.5 लाख माइक्रोसेकंड लगते हैं, जबकि फ्यूजन का पूरा अमल 1000 माइक्रोसेकंड से भी कम में ख़त्म हो जाता है। मतलब जब तक हमारा दिमाग कुछ सोचना शुरू करता है, वहाँ तो सारा खेल ही ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर इस रफ्तार का मुकाबला कैसे किया जाए? जवाब है जदीद कंप्यूटिंग से। ये कुछ ऐसा है जैसे 1 माइक्रोसेकंड में एक लफ्ज़ लिखना और इसी 1 माइक्रोसेकंड में 1000 अल्फाज लिख देना। गीगाहर्ट्ज़ स्पीड वाले प्रोसेसर्स हमें इस छोटे से लम्हे में हज़ारों हिसाब किताब करने की ताकत देते हैं, जो फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, तो इस नाकाबिले यकीन रफ्तार को संभालने के लिए किस किस्म के आलात और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? इसका हल प्रोग्रामेबल लॉजिक से शुरू होता है। अब ये क्या है? इसे एक बहुत ही तफसीली डोमिनो सेटअप की तरह समझें। हर चीज़ पहले से तरतीब दी जाती है, और जब पहला डोमिनो गिरता है तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद बगैर किसी मुदाखलत के हो जाता है। यहाँ भी हर हिदायत पहले से हार्डवेयर में लोड कर दी जाती है। और ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं है। ज़रा सोचें, ये एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 10,000 से ज़्यादा मौसीकार हैं, यानी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और इन सबको एक ही वक्त में एक ही धुन बजानी है। ज़रा सी भी गलती पूरे अमल को ख़राब कर सकती है। अब इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा को चलाने के लिए यहाँ तक कि बिजली की तारों की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है, जो रोशनी की रफ्तार से सिग्नल्स भेजते हैं, ताकि हर चीज़ को नैनो सेकंड की दुरुस्तगी के साथ हम आहंग किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसी टीम की तरह है जहां हर कोई अलग जुबान बोलता है लेकिन मिलकर काम करता है। पाइथन जैसी जदीद ज़बानें बड़ी तस्वीर को संभालती हैं, जावा पूरे सिस्टम को मुनज़्ज़म करता है, असेंबली लैंग्वेज सीधा हार्डवेयर से बात करती है ताकि ज़रा भी देर ना हो, और हैरानी अंगेज़ तौर पर पुराना लेकिन काबिल एतमाद फोर्ट्रॉन आज भी कुछ बुनियादी और अहम तरीन हिसाबात के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बात एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने लाती है कि जदीद तरीन साइंस की बुनियाद में आज भी वो कोड मौजूद है जो कई दहाइयाँ पहले लिखा गया था। ठीक है, तो इस पुराने और नए कोड के नाकाबिले यकीन इम्तिजाज से साइंसदान एक फ्यूजन इवेंट, जिसे वो शॉट कहते हैं, उसकी मंसूबाबंदी आखिर करते कैसे हैं? देखें, आप उड़ते हुए जहाज़ को नहीं बना सकते। ठीक इसी तरह आप फ्यूजन के दौरान फैसले नहीं कर सकते। इसलिए हर चीज़ को, हर छोटे से छोटे इम्कान को कंप्यूटर में पहले से ही सिम्युलेट किया जाता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ बिल्कुल मंसूबाबंदी के मुताबिक हो। यहाँ साइंसदान 2 मुख्तलिफ किस्म के मॉडल इस्तेमाल करते हैं। एक है MHD मॉडल, जो हमें पूरे सिस्टम का एक बड़ा नज़ारा देता है, यानी पूरे सर्किट का जायज़ा, और दूसरा है PIC मॉडल, जो हमें जूम इन करके हर गली और हर घर की तफसीलात दिखाता है, यानी प्लाज्मा के अंदर एक एक ज़र्रे के रवैये का तज्ज़िया करता है। बड़े पैमाने पर मंसूबाबंदी और छोटी तफसीलात को समझने के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी मुसलसल दौड़ है जहां हमारी टेक्नोलॉजी अब भी फिजिक्स की रफ्तार से पीछे है। सबसे ताकतवर कंप्यूटर्स को भी इन तफसीली सिम्युलेशंस को चलाने में कई दिन लग जाते हैं। तो जब दिनों की सिमुलेशन मुकम्मल हो जाती है, तब आता है वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार होता है। आइए देखते हैं कि ये सब कुछ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कैसे होता है। सबसे पहले सिम्युलेशन का सारा डेटा सिस्टम में लोड होता है, फिर ईंधन डालकर उसे प्लाज्मा में बदला जाता है। उसके बाद एक मैग्नेटिसी बुलबुले में इसे कैद करके इंतहाई तेज़ी से दबाया जाता है।
جب دباؤ اور درجہ حرارت سورج کی سطح تک پہنچتا ہے تو فیوژن ہوتا ہے، اور سب سے دلچسپ حصہ آخر میں آتا ہے۔ یہ عمل خود کچھ توانائی واپس سسٹم میں ڈال دیتا ہے، بالکل ایک خود چارج ہونے والی بیٹری کی طرح۔ اس پورے عمل کے دوران، جو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کا ہے، سینسرز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہر ایک جز کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز 1 نینو سیکنڈ کے لیے بھی غلط ہوتی ہے تو پورا سسٹم خود کو فوری طور پر بند کر دیتا ہے تاکہ مشین محفوظ رہے۔ اچھا، تو اس تمام پیچیدہ انجینئرنگ کے پیچھے بنیادی فزکس کا کون سا اصول کار فرما ہے؟ آخر یہ سب کیا حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آخر میں سب کچھ اس ایک سادہ اصول پر آ جاتا ہے: جتنا مضبوط مقناطیس اتنا ہی گرم اور گھنا پلازما، اور فیوژن کے لیے ہمیں بہت بہت زیادہ گرم اور گھنے پلازما کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سارا کھیل مقناطیسی فیلڈ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ پلسڈ یا لمحاتی سسٹمز اتنے اہم ہیں۔ ایک مستقل چلنے والے سسٹم کے مقابلے میں یہ لمحاتی طور پر 4 گنا سے بھی زیادہ مضبوط میگنیٹک فیلڈ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور طاقت کا یہ فائدہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میگنیٹک فیلڈ کو صرف 2 گنا کرتے ہیں تو آپ کو 2 گنی توانائی نہیں ملتی، آپ کو تقریباً 16 گنا زیادہ توانائی ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غیر معمولی فائدہ ہے۔ یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ چونکہ سیمولیشن سست ہیں اور انسانی کنٹرول ناممکن ہے، تو کیا فیوژن کا مستقبل ایک ایسی مصنوعی ذہانت کے ہاتھ میں ہے جو ہم سے بہتر اور تیز فیصلے کر سکے؟